नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र दृष्टि के माध्यम से चलाई जा रही रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज ये चौथी क्लास है। इस श्रृंखला के माध्यम से करंट से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही कवर किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? GTCI 2022। कई बार इसके शॉर्ट फॉर्म से भी प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखेंगे वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 को शॉर्ट फॉर्म में GTCI 2022 कहते हैं। याद रखिएगा, इसे इंसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है। यदि आप संस्करण के आधार पर देखेंगे तो ये 9वां संस्करण है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो GTCI 2022 है इसमें 133 देशों को शामिल किया गया है। क्लियर है? आगे देखिए, यदि हम बात करें GTCI 2022 में प्रथम 5 स्थानों पर जो देश है उनकी, तो याद रखिएगा इसमें सबसे नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। तो आपको केवल टॉप 3 कंट्रीज के नाम याद रखने हैं GTCI 2022 के अंतर्गत। यदि हम बात करें इसमें अंतिम स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा इसमें 133वें स्थान पर चाड है। क्लियर? केवल ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें भारत की स्थिति क्या है। तो याद रखिएगा, जो भारत को दर्शाया गया है वो इसकी समग्र रैंकिंग है 101। क्लियर है? अगर हम बात करें कि भारत किस आय वर्ग में है, तो याद रखिएगा निम्न मध्यम आय वर्ग में भारत को शामिल किया गया है। क्लियर? अब जो अगला आपको इंडेक्स दिया गया है वो है GCTCI। देखिए यहां पर एक G के बाद C ऐड हुआ है, जरा इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। ये जो G के बाद C है इसका मतलब है सिटी, यानी ग्लोबल सिटी टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। क्लियर? यानी अगर हम बात करें GCTCI में, तो इसमें भारत के 8 शहरों को स्थान मिला है। कितने? 8 शहर। यदि हम भारत के प्रमुख शहरों को देख लें तो इसमें बेंगलुरु है जिसकी समग्र रैंकिंग 125वीं है, मुंबई है जिसकी समग्र रैंकिंग 135वीं है, और चेन्नई है जिसकी समग्र रैंकिंग 142वें है। इसके अलावा हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और सूरत इसमें शामिल है। क्लियर? यानी ये 8 शहर हैं जो GCTCI में शामिल है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, GCTCI में जो सबसे नंबर 1 पर जो शहर शामिल है उसका नाम क्या है? सैन फ्रांसिस्को। कहां पर है? अमेरिका में। क्लियर? और वही इस श्रेणी में जो सबसे अंतिम स्थान पर शहर है वो है ढाका, जो कि बांग्लादेश में है। क्लियर? तो इतनी बात आप यहां पर इन दोनों रैंकिंग के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला जो सूचकांक है वो है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022। याद रखिएगा, ये जो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक है इसे 4 कारकों के आधार पर अंक दिया जाता है। क्लियर? अब आइए जरा यहां पर देखते हैं कि जो अंक प्रदान किया जाता है वो कितनी क्राइटेरिया में है। तो याद रखिएगा, इसमें देशों को 1 से लेकर 100 के बीच में अंक प्रदान किए जाते हैं। यदि मान लीजिए किसी देश को 1 अंक मिला है तो इसका मतलब है कि वहां पर सबसे कम जोखिम है, और यदि किसी को 100 अंक मिला है इसका मतलब है कि वहां पर ज्यादा जोखिम है। क्लियर? यानी जो वैश्विक जोखिम है, अगर 1 अंक मिला तो वो सबसे कम है और 100 अंक मिला तो वो ज्यादा जोखिम के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा इस सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर? इस सूचकांक में 194 देश शामिल हैं। और यदि हम बात करें कि इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है। क्लियर? और इसमें जो अंतिम स्थान है वो किसका है? उत्तर कोरिया का है। क्लियर? यदि हम इस सूचकांक में भारत की स्थिति को देखें तो भारत का स्थान कौन सा है? 86वां स्थान भारत को मिला है। अगर हम 2021 में भारत के स्थान की बात करें तो 2021 में भारत का स्थान 82वां था, अब इसका स्थान क्या हो गया? 86वां हो गया। क्लियर? तो इतनी बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 के संदर्भ में, और इसमें भारत का स्थान 86वां, नंबर 1 पे नॉर्वे, अंतिम पर उत्तर कोरिया। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो इंडेक्स है वो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। याद रखिएगा, ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ये 2008 से जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ये इस बार 2022 में इसका 13वां संस्करण है, और इसे 8 कारकों में और 44 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। यदि हम बात करें कि इस सूचकांक में कितने देश या क्षेत्राधिकार हैं, तो इसमें 140 देश या क्षेत्राधिकारों को इसमें मूल्यांकन में लिया गया है। यदि हम टॉप 3 देश की बात करें तो टॉप 3 जो कंट्री हैं उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है? डेनमार्क है। क्लियर? और नॉर्वे दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। तो ये बात याद रखिएगा, और 2021 में भी यही स्थिति थी। क्लियर? यानी डेनमार्क नंबर 1 पर, नॉर्वे दूसरे पर है और फिनलैंड तीसरे पर है। यदि हम बात करें कि इसमें सबसे अंतिमवें स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा 140वें स्थान पर यहां पे वेनेजुएला है। कौन है? वेनेजुएला है 140वें स्थान पर। यदि हम भारत की बात करें तो याद रखिएगा भारत का स्थान 77वां है। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर इस सूचकांक के अंतर्गत याद रखेंगे। अगला जो सूचकांक है वो है वैश्विक भूख सूचकांक 2022। याद रखिएगा, ये जो वैश्विक भूख सूचकांक है ये 2006 में इसका सृजन हुआ, और ये किसके द्वारा जारी होता है? अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अर्थात
IFPRI के द्वारा इसे जारी किया जाता है। याद रखिएगा 1918 में ये जो IFPRI है इसने अपने आप को वैश्विक भूख सूचकांक प्रकाशन से अलग कर लिया। जब 2018 में IFPRI अलग हुआ तो उसके बाद ये सूचकांक किसके द्वारा जारी होने लगा? वर्ल्ड हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। तो याद रखिएगा यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट में यह लिखा जा सकता है कि वैश्विक भूख सूचकांक IFPRI के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये 2006 से 2018 तक तो जारी किया जाता था IFPRI के द्वारा, लेकिन 2018 के बाद ये वर्ल्ड हंगर और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। क्लियर? इस सूचकांक को तैयार करने के लिए 4 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इसमें 0 से लेकर 100 तक अंक प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि मान लीजिए किसी कंट्री को 0 स्कोर मिला है, इसका मतलब कि सबसे अच्छा स्कोर है उसका। और अगर उसे मान लीजिए कि 100 अंक मिला है तो ये क्या दर्शाता है? तो 100 अंक सबसे खराब स्कोर दर्शाता है। क्लियर? अब यहां पर जो और बातें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना है, ये जो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 है, अगर आप संस्करण के आधार पर देखेंगे तो ये इसका 17वां संस्करण है। क्लियर? याद रखिएगा ये जो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 है, ये किस विषय पर केंद्रित है? खाद्य प्रणालियां, रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन पर केंद्रित है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम क्षेत्रीय स्तर पर बात कर लें तो 2022 में विश्व में दक्षिण एशिया भूखमरी का स्तर इसमें सर्वाधिक है। यानी अगर क्षेत्र वाइज देखेंगे तो दक्षिण एशिया में भूखमरी का स्तर जो है वो सर्वाधिक है और दक्षिण एशिया के बाद अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा का स्थान आता है। ये प्रमुख बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, यदि हम बात करें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो दुबलापन है उसके मामले सर्वाधिक कहां पर दर्ज किए गए हैं? तो याद रखिएगा भारत में। यानी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के जो सर्वाधिक मामले हैं वो भारत में दर्ज किए गए हैं। अगर बात कर लें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कहां सर्वाधिक है? तो वो सोमालिया में। इतनी बातें आप यहां पर ध्यान में रखेंगे और इसमें कुल 121 देशों की गणना की गई है। क्लियर? यदि हम बात करें GHI में समग्र स्कोर की तो यहां पर भारत का जो समग्र स्कोर है वो कितना है? 107 है। क्लियर? याद रखेंगे यहां पर समग्र स्कोर क्या है? 107। यदि हम बात करें सबसे अंतिम स्थान पर कौन है GHI में, तो सबसे अंतिम स्थान पर यहां पर यमन है। यमन का स्थान यहां पर 121वां है। इतनी बात आप याद रखेंगे। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 107वां है। क्लियर? याद रखिएगा ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 है इसमें जो भारत का स्कोर है यहां भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्लियर? ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगली जो रैंकिंग है वो है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। याद रखिएगा ये जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये QS एक ब्रिटिश कंपनी है, उसके द्वारा इस रैंक को जारी किया जाता है और इसका प्रकाशन 2009 से किया जा रहा है। अब इसमें आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? 8 नवंबर 2022 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 को जारी किया गया और ये इसका 15वां संस्करण था। क्लियर? और अगर आपसे यह पूछा जाए कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ज्यादा किस देश के विश्वविद्यालय ने पार्टिसिपेट किया, तो याद रखिएगा चीन के। क्लियर? अब हम बात करते हैं एशिया में 3 शीर्ष विश्वविद्यालय की जो कि QS कंपनी के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के आधार पर है। इसमें नंबर 1 पर जो एशिया में विश्वविद्यालय है वो है पेकिंग विश्वविद्यालय। ये जो पेकिंग विश्वविद्यालय है ये चीन से संबंधित है। दूसरे स्थान पर एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है जो कि सिंगापुर में है और तीसरे स्थान पर यहां पर सिंघुआ विश्वविद्यालय है जो कि चीन में है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। QS एशिया रैंकिंग में ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं। क्लियर? नंबर 1 पर कौन है? पेकिंग विश्वविद्यालय। यदि हम बात करें इस रैंकिंग में भारत की तो याद रखिएगा भारत के 118 विश्वविद्यालय और संस्थानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यदि हम बात करें भारत के शीर्ष संस्थानों की तो यदि हम बात करें भारतीय रैंकिंग के अनुसार पहले स्थान पर कौन है? तो यह है IIT बॉम्बे जो कि महाराष्ट्र में है। और यदि एशिया में जो यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग है उसमें IIT बॉम्बे को देखें तो इसकी रैंकिंग 40वीं है और दूसरे नंबर पर यहां पर IIT दिल्ली है, इसकी एशिया में रैंकिंग 46वीं है और तीसरे नंबर पे IISc बेंगलुरु है जिसकी एशिया में रैंकिंग 52वीं है। ये आप यहां पर टॉप 3 जरूर याद रखेंगे। यदि हम उत्तर प्रदेश से कोरिलेट करके देखें तो उत्तर प्रदेश की एक संस्था है जिसका नाम है IIT कानपुर। इसको भारत के दृष्टिकोण से अगर रैंकिंग देखेंगे तो इसे 6वां स्थान मिला है और एशिया में अगर इसकी रैंकिंग देखेंगे तो इसका 66वां स्थान है। ये याद करने में भी आपको आसानी रहेगी कि भारत के संदर्भ में QS रैंकिंग में IIT कानपुर का 6वां है और एशिया में इसका 66वां है। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो रैंकिंग है वो है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023। याद रखिएगा ये नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि एक ब्रिटिश पत्रिका है टाइम्स हायर एजुकेशन, उसी के द्वारा टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग को जारी किया जाता है। 2023 की जो रैंकिंग है ये 5 क्षेत्रों में विभक्त है और 13 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है। क्लियर? अगर हम बात करें कि इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं तो इसमें 104 देशों के संस्थान इसमें शामिल हैं।
याद रखिएगा, समग्र रैंकिंग में यूएसए के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। उनकी संख्या कितनी है? 177। यदि भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत के 75 विश्वविद्यालय इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। यदि पूछा जाए कि रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है, तो याद रखिएगा प्रथम स्थान यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का है। और याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि एशिया से कौन सा संस्थान नंबर 1 पर है, तो याद रखिएगा चीन का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है सिंघुआ विश्वविद्यालय, वो एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। याद रखिएगा भारत का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 200 में शामिल नहीं है। यदि आप टॉप 300 की सूची देखेंगे तो उसमें केवल एकमात्र भारतीय संस्थान शामिल है। वो कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। क्लियर? तो इतनी बात आप इस रैंकिंग के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है नोबेल पुरस्कार 2022। याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोल्म में जन्मे एक स्वीडिश आविष्कारक हैं और उद्यमी रहे। उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। यही नोबेल पुरस्कार के संस्थापक है। क्लियर? यानी ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, ये कहाँ के हैं? स्वीडिश के स्टॉकहोल्म में इनका जन्म हुआ और ये नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। याद रखिएगा वर्ष 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और नोबेल फाउंडेशन के द्वारा भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। क्लियर? इतनी बात आपको नोबेल पुरस्कार के बैकग्राउंड के संदर्भ में जरूर याद रखनी होगी। यदि हम बात करें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा इसकी स्थापना 1968 में की गई और जो सबसे पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 1969 अर्थात 1969 में प्रदान किया गया। यदि हम 2022 में दिए गए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो वो 3 अर्थशास्त्रियों को 2022 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया। अब जरा इनके नाम देख लीजिए। इसमें पहला नाम लिखा है बेन एस बर्नांके का, दूसरा नाम है डगलस डब्ल्यू डायमंड का और तीसरा नाम है फिलिप एच डायबविंग का। क्लियर? तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। बेन एस बर्नांके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविंग। क्लियर? ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि इन तीनों अर्थशास्त्रियों को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिएगा बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए इनको 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये तीनों अर्थशास्त्री अमेरिका से संबंधित हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार में शांति पुरस्कार की, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखिएगा शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया है। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो पहला नाम इसमें दिया गया है एलिस बियलास्की का। अगर हम संस्था की बात करें तो उसमें एक संस्था है मेमोरियल और दूसरी संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। क्लियर है? तो याद रखेंगे नोबेल का जो शांति पुरस्कार 2022 है वो एलिस बियलास्की को, मेमोरियल संस्थान को और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया गया है। ये जो एलिस बियलास्की जी हैं एक मानव अधिकार कार्यकर्ता है, इनका संबंध बेलारूस से, याद रखेंगे। क्लियर? यदि हम बात करें मेमोरियल की तो एक मेमोरियल भी एक मानवाधिकार संगठन है और इसका संबंध पूर्व सोवियत संघ से। और यदि हम बात करें सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी की तो इसका संबंध कहां से? यूक्रेन में हुए मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई थी। तो इन तीनों यानी एक नाम, एक व्यक्ति और 2 संस्थाओं के नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में जो 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया वो एक फ्रांसीसी लेखिका को दिया गया। उनका नाम क्या है? एनी आर्नो। क्या नाम है? एनी आर्नो। तो याद रखेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 फ्रांसीसी लेखिका एनी आर्नो को दिया गया। क्लियर? और ये अगर पूछा जाए कि अब तक कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है तो याद रखिएगा ये 17वीं महिला थी जिनको 2022 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। नाम है एनी आर्नो और कहां की लेखिका है? फ्रांस की। क्लियर? अगला देखिए, अगर हम बात करें रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की तो याद रखिएगा रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। अब आइए जरा उन 3 वैज्ञानिकों के नाम को देखते हैं। इसमें पहला नाम दिया गया है कैरोलिन आर बर्टोजी का, दूसरा नाम है मोर्टन मिल्टन का और तीसरा नाम है के बैरी शार्पलेस का। क्लियर? तो इन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। एक बार मैं फिर नाम रिपीट कर रहा हूं, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कैरोलिन आर बर्टोजी को, मोर्टन मिल्टन को और के बैरी शार्पलेस को दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में विकास कार्य किया, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर? अब हम चलते हैं अगले नोबेल पुरस्कार की तरफ और जो अगला नोबेल पुरस्कार दिया गया वो है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022। याद रखिएगा ये भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। यदि हम भौतिक विज्ञान के नोबेल विजेताओं की बात करें तो इसमें पहला नाम दिया गया है एलन एस्पेक्ट का जो कि फ्रांस से संबंधित है, दूसरा नाम है जॉन एफ क्लॉजर का जो कि अमेरिका से संबंधित है और तीसरा नाम है
एंटोन जिलिंगर का, जो कि ऑस्ट्रिया से संबंधित है। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिकों का इसमें पहला नाम है एलन एस्पेक्ट का, फ्रांस के हैं। दूसरा नाम है जॉन एफ क्लॉजर, अमेरिका के हैं। और एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए प्रोटॉनों पर प्रयोग किया था, इसीलिए इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर? याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, 2022 में जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो स्वीडन के स्वांते पावो को दिया गया। किसको? स्वांते पावो को, स्वीडन किससे संबंधित है, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और किस कार्य के लिए? तो याद रखिएगा, विलुप्त मानवनुमा या आदि मानव प्रजातियों के जीनोम और मानव विकास से संबंधित खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? अगला देखिए, ये एक बात और याद रखिएगा, ये जो पावो की खोज है इसको विज्ञान की एक नई शाखा के रूप में देखा जा रहा है, और उस नई शाखा का नाम क्या है? पेलियो जीनोमिक्स। क्या नाम है? पेलियो जीनोमिक्स। अगला देखिए, अगला है म्यांमार को FATF की ब्लैक सूची से में शामिल कर लिया गया। सबसे पहले तो आपको FATF के बारे में थोड़ा सा देख लेना होगा। याद रखिएगा, ये जो FATF है इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो FATF है ये वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था है। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में यानी 1989 में पेरिस में आयोजित हुए G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर FATF की स्थापना हुई। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो FATF की स्थापना है ये G7 ग्रुप के सम्मेलन में जो उसमें राष्ट्र शामिल थे उनके इनिशिएटिव से ये FATF की स्थापना हुई, और ये सम्मेलन 1989 में पेरिस में हुआ था। यदि वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की संख्या देखें तो FATF में कुल सदस्य देशों की संख्या 39 है, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है। क्लियर? अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि FATF में पर्यवेक्षक देश कौन है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत कब से FATF का सदस्य है तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा 2010 से। क्लियर? और 2023 के फरवरी में FATF से रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया था, यह भी तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो FATF की बैठक हुई, तो याद रखिएगा अक्टूबर 2022 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सिंगापुर के T राजकुमार के द्वारा की गई थी। और इसी पेरिस की FATF की बैठक में म्यांमार को FATF की ब्लैक सूची में शामिल किया गया। क्लियर? याद रखिएगा, म्यांमार के अलावा इस ब्लैक लिस्ट में ईरान और उत्तरी कोरिया भी इसमें शामिल है। यह बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि म्यांमार के अलावा उत्तर कोरिया और इसमें ईरान भी ब्लैक लिस्ट में शामिल है। यदि हम बात करें FATF की ग्रे सूची की, तो याद रखिएगा FATF की ग्रे सूची में किसको शामिल किया गया, तो याद रखिएगा FATF की ग्रे सूची में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया को ग्रे सूची में शामिल किया गया है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया है। और याद रखिएगा पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर FATF के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला जो सूचकांक है वो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 है। याद रखिएगा, ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है ये 2007 से प्रकाशित होता है, ये प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। और किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो याद रखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इस बार 2022 में जो इसका संस्करण है वो है 15वां। क्लियर है? और 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक का शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक है नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। क्लियर है? नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, इस शीर्षक के साथ 15वां संस्करण आया है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 का। याद रखिएगा, इसमें कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया गया है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 2022 में विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था किसे घोषित किया गया, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड को। और एक बात और याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में चुनी गई है। अगर हम बात करें शीर्ष 5 पर कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में, तो अभी आपने देखा कि स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे स्वीडन है। इन टॉप 3 कंट्रीज के नाम आप जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए, अगर हम बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग की, तो इसमें भारत की रैंकिंग 40वीं है। क्लियर? और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 46वीं थी। यह बात भी आप ध्यान में रखिएगा। यदि हम बात करें कि भारत को किस समूह में शामिल किया गया है, तो भारत निम्न मध्यम आय समूह का में शामिल देश है। क्लियर? इतनी बात ही महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखनी है। एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब किसे घोषित किया गया है, तो आप याद रखिएगा टोक्यो योकोहामा जो कि जापान में है, ये विश्व का सबसे शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब है। और यदि आपसे भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत के संदर्भ में आपको 4 शहर के नाम याद रखने होंगे, बेंगलुरु,
दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। क्लियर है? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। अगला जो सूचकांक है वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 है। याद रखिएगा ये जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये विकसित और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जारी किया जाता है। और ये जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसे किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है? तो याद रखिएगा लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट के द्वारा इसे डिजाइन किया जाता है। क्लियर है? और इसे किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा कॉर्टेवा एग्री साइंस के द्वारा इसे प्रायोजित किया जाता है। तो ज्यादातर आपसे डिजाइन या निर्मित पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा ये 4 स्तंभों पर आधारित है। यदि हम बात करें इस सूचकांक में शामिल देशों की तो इसमें शामिल हैं 113 देश वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में। और इसका संस्करण कौन है इस 2022 में? तो 11वां संस्करण है। क्लियर है? अगला देखिए, यदि हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज की तो याद रखिएगा पहले नंबर पे इसमें फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे आयरलैंड है और तीसरे नंबर पे इस पे नॉर्वे है। ये आप टॉप 3 कंट्रीज को जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए, यदि हम इसमें भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग क्या है? 68वीं है। तो याद रखिएगा भारत की रैंकिंग कौन सी है? 68वीं है। और 2021 में जो भारत का स्थान था वो कौन सा था? 71वां था। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य उपलब्धता स्तंभ में भारत का स्कोर कैसा है तो याद रखिएगा खाद्य उपलब्धता स्तंभ में भारत का स्कोर सर्वाधिक है 62.3। अगला जो टॉपिक है वो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। क्लियर? किसमें? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। यहां पर याद रखिएगा कि ये जो 3 भारतीय शहर हैं जिनको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है वो कौन कौन से हैं? तो पहला है नीलांबूर जो कि केरल राज्य में है, दूसरा है त्रिशूर जो कि केरल में है और तीसरा है वारंगल जो कि तेलंगाना राज्य में है। याद रखिएगा ये जो ग्लोबल यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है इसमें 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया गया। लेकिन भारत के जो 3 शहर इसमें शामिल हैं उनके नाम और उनके संबंधित राज्य आप जरूर याद रखेंगे। नीलांबूर केरल, त्रिशूर केरल और वारंगल तेलंगाना। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर अगर हम सबसे पहले त्रिशूर की बात कर लें तो याद रखिएगा त्रिशूर जो है ये केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्लियर? और अगर आप उद्योग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहां पर आभूषण और आभूषण में विशेष तौर पर सोने से बने आभूषण त्रिशूर में फेमस है। क्लियर? अगर हम बात कर लें नीलांबूर की तो याद रखिएगा नीलांबूर भी केरल राज्य में है और इसे सागौन का स्थल कहा जाता है। तो याद रखेंगे केरल का नीलांबूर पारिस्थितिकी पर्यटन के गंतव्य स्थल के तौर पर जाना जाता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो स्थल है वो है वारंगल और ये कहां पर है? तेलंगाना राज्य में। अगली जो रिपोर्ट है वो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। याद रखिएगा ये जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है इसे पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF के द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को 4 आयामों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें पहला आयाम है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा की प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। क्लियर? यदि हम 2022 के वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की बात करें तो संस्करण के आधार पर इसका जो संस्करण है वो कौन सा है? 16वां है। इसमें 146 देशों को शामिल किया गया है। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर कितने प्रतिशत है तो आपका जवाब क्या होगा? 68.1%। क्लियर? तो याद रखेंगे 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 68.1% है। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र विश्व का सबसे अग्रणी क्षेत्र है तो आपका जवाब क्या होगा? उत्तरी अमेरिका। अगला देखिए, यदि आपसे यह पूछा जाए कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में टॉप पर कौन सी कंट्री है तो याद रखिएगा सबसे नंबर 1 पर है आइसलैंड। और एक बात और याद रखिएगा लगातार 13वीं बार ऐसा है कि विश्व की लैंगिक अंतराल सूचकांक में इसे पहला स्थान मिला है। क्लियर? क्या नाम है? आइसलैंड। दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर नॉर्वे। यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में नंबर 1 पर आइसलैंड, दूसरे नंबर पे फिनलैंड और तीसरे नंबर पे नॉर्वे है। यदि हम बात करें सबसे खराब लैंगिक प्रदर्शन किसका है तो याद रखिएगा अफगानिस्तान का और इसकी रैंकिंग है 146 में। अब आइए भारत के संदर्भ में बात करते हैं। तो भारत ने अब तक अपने 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। क्लियर? और यदि आप रैंकिंग देखेंगे 2022 में तो याद रखिएगा 2022 में जो भारत की रैंकिंग वो है 135। अगर आप 2021 से तुलना करेंगे तो इसमें 5 स्थानों का सुधार दिखता है। यानी 2021 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 140 थी और 2022 में जो भारत की रैंकिंग हुई वो 135 हुई। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022। याद रखिएगा ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स है ये प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन है वो 1951 से किया जा रहा है। क्लियर? और जो 2022 की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स है ये कौन सी रिपोर्ट है तो याद रखिएगा ये 27वीं रिपोर्ट है, यानी 27वीं रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022। क्लियर? अब आइए इसमें देखते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है।
ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? WPP, W फॉर वर्ल्ड, P फॉर पॉपुलेशन एंड P फॉर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, यानी इस WPP 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी अनुमानित की गई है? तो याद रखिएगा 8 अरब, यानी 8 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन है। किस रिपोर्ट के अनुसार? WPP 2022 के अनुसार। और ये कब तक का आंकड़ा है? 15 नवंबर 2022 तक का। क्लियर? आगे देखिए, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के नवीन अनुमानों के तहत वैश्विक जनसंख्या के बढ़ने का जो अनुमान है, ऐसा अनुमान है कि 2030 तक जो विश्व की जनसंख्या है वो 8.5 बिलियन होगी। यदि हम 2050 तक की बात करें तो वैश्विक जनसंख्या 9.7 बिलियन होगी और 2100 तक जो वैश्विक जनसंख्या है वो 10.4% होगी। देखिए, इससे रिलेटेड पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं, भारत के संदर्भ में पूछे गए हैं, लेकिन यहां पर आपको वैश्विक आंकड़े भी ध्यान में रखने होंगे कि 2030 तक 8.5 बिलियन, 2050 तक 9.7 बिलियन और 2100 तक 10.4 बिलियन होने का अनुमान है। यदि हम बात कर लें वैश्विक प्रजनन दर की, तो याद रखिएगा 1950 में जो वैश्विक प्रजनन दर था वो 5 जन्म प्रति महिला था, लेकिन 2021 में जो वैश्विक प्रजनन दर है वो 2.3 जन्म प्रति महिला हो गया है। क्लियर? और 2050 तक ऐसा अनुमान है कि जो वैश्विक प्रजनन दर है वो और घटकर 2.1 जन्म प्रति महिला पहुंच पाएगा। क्लियर? अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 2019 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की, तो 2019 में जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी वो 72.8 वर्ष तक पहुंच गई है। क्लियर? और अगर आप इसे 2019 को कंपेयर करेंगे 1990 से, तो 1990 के बाद 9 वर्ष की वृद्धि को ये दर्शा रहा है। क्लियर? तो याद रखिएगा 2019 में जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा थी वो कितनी? 72.8 वर्ष। क्लियर? और अगर ऐसे अनुमान की बात कर ले कि 2050 में कितना वैश्विक जीवन प्रत्याशा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 77.2 वर्ष। क्लियर? यदि हम बात करें 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग के लोगों की वैश्विक आबादी में हिस्सेदारी की, तो याद रखिएगा 2022 में इनकी हिस्सेदारी कितनी है? 10%। और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक इनकी हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 16%। ये बात हो रही है 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देशों की अगर हम बात करें, तो यहां पर देखिए 2022 की चर्चा कर लेते हैं। तो इस समय नंबर 1 पर चीन है जनसंख्या के आधार पर, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। इन टॉप 5 कंट्रीज के नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। चीन और भारत आपको याद होगा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और 5वें पे पाकिस्तान है। लेकिन जो 2050 तक का जो अनुमान है उनके आधार पर जो टॉप 5 होंगे, जरा उनकी भी लिस्ट देख लीजिए। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पर होगा, दूसरे नंबर पर चीन होगा, अमेरिका एज इट इज तीसरे नंबर पर होगा, चौथे नंबर पर नाइजीरिया आ जाएगा और 5वें पर एज इट इज पाकिस्तान होगा। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित हुआ है। अगर हम बात करें कि भारत कब से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय का अनुसमर्थन किया था, तो याद रखिएगा सितंबर 2005 में। क्लियर? यानी सितंबर 2005 में भारत ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। यदि हम बात करें कि ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जो अभिसमय के पक्षकारों की महासभा थी वो कब कहां पर आयोजित की गई, तो याद रखिएगा ये 9वां सत्र था और इसका आयोजन पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किया गया 5 से 7 जुलाई 2022 के बीच। तो याद रखेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु जो अभिसमय के पक्षकार थे, इनकी 9वीं महासभा पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में 5 से 7 जुलाई 2022 के बीच आयोजित हुई और इसी बैठक में भारत को 2022 से 2026 के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। क्लियर? और यह भारत का इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल होगा और ड्यूरेशन क्या रहेगा? 2022 से 26 तक। क्लियर? अगला देखिए, यदि हम बात करें भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की, तो जरा इन जिन विरासतों को अभी हाल ही में घोषित किया गया है उनके नाम आपको मुख्य रूप से ध्यान रखे होंगे। जैसे 2021 में कोलकाता की जो दुर्गा पूजा थी इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली। वहीं 2017 में कुंभ मेला को मान्यता मिली थी। नवरोज एक 9 वर्ष के उत्सव के रूप में 2016 में से मान्यता मिली थी और 2016 में ही योग को भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली थी। आप इन जल्द में जो जिनको मान्यता दी गई है उनके नाम आप जरूर याद रखेंगे। अगला जो सूचकांक है वो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 है। याद रखिएगा ये जो वैश्विक शांति सूचकांक है इसको सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के अग्रणी विचारक मंच जिसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस अर्थात IEP द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यानी वैश्विक शांति सूचकांक जो है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस अर्थात IEP द्वारा जारी किया जाता है। अगला देखिए,
यहां पर एक बात याद रखिएगा, 2022 के संदर्भ में बात करें तो इसका 16वां संस्करण था और इस सूचकांक में अगर हम विगत वर्ष से तुलना करें तो वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है। क्लियर? अगला देखिए, याद रखिएगा, अगर आप बात करेंगे जीपीआई 2022 की तो विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में 7 यूरोप के हैं। क्लियर? इसके साथ ही यूरोप जो है वो विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना है। क्लियर? अगर हम बात करें इस सूचकांक के तहत मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र के, तो इस क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद विश्व का जो सबसे ज्यादा अशांत क्षेत्र है वो इसे घोषित किया गया। किसको? मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र को, यह विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि जीपीआई 2022 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आइसलैंड। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे अशांत देश, तो याद रखिएगा लगातार 5वीं बार अफगानिस्तान को विश्व का सबसे अशांत देश घोषित किया गया। क्लियर? अगला देखिए, यदि हम यहां पर जीपीआई 2022 के अनुसार विश्व के सबसे शांत देशों की सूची की बात करें तो यहां पर टॉप 3 कंट्री कौन होंगी? सबसे नंबर 1 पर आइसलैंड, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है और तीसरे नंबर पे आयरलैंड है। क्लियर? तो ये टॉप 3 कंट्रीज के नाम आप याद रखेंगे। और अभी आपने पढ़ा कि सबसे अशांत देश जो है वो है अफगानिस्तान और इसकी रैंकिंग है 163वीं। अब आइए जरा बात करते हैं भारत की। तो याद रखिएगा, भारत जीपीआई 2022 में 135वें स्थान पर है। क्लियर? और वैश्विक स्तर पर 9वीं जो रैंकिंग है, 19वीं रैंकिंग के साथ जो भूटान है, ये दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जीपीआई 2022 में भारत का जो स्थान है वो 135वां है और वैश्विक स्तर पर यदि आप दक्षिण एशिया के सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश की बात करेंगे तो आपका नाम कौन सा निकल के आएगा? भूटान। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। देखिए यहां पर आपको पता होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक अंग है प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्लियर? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी तौर पर होते हैं। अगर हम स्थायी सदस्यों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्लियर? और ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ये क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसमें जो संयुक्त राष्ट्र के 193 देश हैं शामिल, इन्हीं देशों में से इनको चुना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है इसमें किन लोगों को, 5 सदस्यों को इसमें अस्थायी सूची में शामिल किया गया, जरा इनको देख लीजिए। तो यहां पर जापान है, स्विट्जरलैंड है, माल्टा है, मोजाम्बिक है और इक्वेडोर है। तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्यता के तौर पर इन 5 लोगों का चुनाव हुआ। कौन कौन से? जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वेडोर। ये नाम आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगर हम बात करें कि मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड की, तो याद रखिएगा मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सूची के लिए सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। यदि हम बात करें इन देशों के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद में 5 अन्य अस्थायी सदस्य कौन होंगे, तो याद रखिएगा इसमें अल्बानिया शामिल है, ब्राजील है, घाना है, गैबॉन है और संयुक्त अरब अमीरात है। क्लियर? तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? और अगर पूछा जाए कि किन देशों का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ, तो याद रखिएगा उसमें भारत भी शामिल है जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ। यानी भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्यों की सूची में वर्तमान में शामिल नहीं है क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। याद रखिएगा ये इसका 19वां संस्करण है और इसमें 1422 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है, तो याद रखिएगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि अमेरिका का है, इसे लगातार 11वें वर्ष शीर्ष स्थान मिला है। क्लियर? तो याद रखेंगे मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका का है, इसे 11वें वर्ष इसमें नंबर 1 मिला है। किसमें? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। और अगर पूछा जाए कि किस देश की सर्वाधिक यूनिवर्सिटियां इसमें शामिल हैं, तो वो है अमेरिका की। यदि आप एशिया में बात करेंगे कि कौन सा शीर्ष स्थान पर है, तो याद रखिएगा एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। लेकिन अगर आप इसकी ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो इसकी ओवरऑल रैंकिंग 11वीं है। क्लियर? यहां पर देखिए चार्ट के माध्यम से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 5 संस्थानों के नाम दिए गए। यहां पर आपको कम से कम टॉप 3 संस्थानों के नाम याद रखने हैं। अभी आपने पढ़ा कि मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIT कहते हैं, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, इसको पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है यूनाइटेड किंगडम का और तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है अमेरिका का। ये आपको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 3 यूनिवर्सिटी के नाम याद रखने हैं। अगला देखिए, यदि आप क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत
के कुल संस्थानों की बात करें कि भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हुए थे, तो उनकी संख्या है 41। क्लियर। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, इसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में समग्र रूप से 155वें स्थान पर शामिल किया गया। यहां पर नीचे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष भारतीय संस्थानों के नाम दिए गए हैं। यहां पर देखिए अभी चर्चा हो रही थी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है ये 2023 में 155वें स्थान पर। यदि आप बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे की तो ये 172वें स्थान पर और आईआईटी दिल्ली 174वें स्थान पर है। तो ये आप याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि आईआईटी कानपुर का कौन सा रैंक है तो याद रखिएगा 264वां। क्लियर। अगला जो रिपोर्ट है वो है टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022। याद रखिएगा ये 1 जून 2022 को यूके की एक पत्रिका है जिसका नाम है टाइम्स हायर एजुकेशन, इसी के द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 को जारी किया गया और ये 13 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है। यहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशिया के किस देश की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, तो याद रखिएगा जापान के 118 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं जो कि सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर चीन के 97 विश्वविद्यालय और संस्थान इसमें शामिल हैं और तीसरे स्थान पर भारत है, भारत के 71 विश्वविद्यालय और संस्थान इसमें शामिल है। याद रखिएगा इसमें फिलीपींस के किसी विश्वविद्यालय को पहली बार इसमें शामिल किया गया। आइए सूची में टॉप 5 विश्वविद्यालय की बात करें तो आपको कम से कम टॉप 3 तो जरूर याद रखना होगा। इसमें जो सबसे पहले स्थान पर यूनिवर्सिटी है वो है सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन, दूसरे नंबर पर है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन और तीसरे नंबर पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इन 3 टॉप 3 संस्थानों के नाम आप जरूर याद रखेंगे। यदि हम 2022 की रैंकिंग में शामिल 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों की बात कर लें तो 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों में जो सबसे पहले नंबर पर है वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। देखिए भारत के आधार पर देखेंगे तो ये इस रैंकिंग में नंबर 1 पर है, लेकिन अगर इसकी ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो वो 42वीं है। क्लियर। अगर आप बात करेंगे जेएसएस उच्च शिक्षा संस्थान जो कि मैसूर में है, इसका 65वां ओवरऑल रैंकिंग है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ का इसमें ओवरऑल 68वां स्थान है। क्लियर। अगला जो सूचकांक है वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। याद रखिएगा ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईपीआई यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है यानी 2 वर्ष में इसको जारी किया जाता है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 है ये 11 श्रेणियों 40 संकेतकों पर आधारित है और इसमें 180 देशों की रैंकिंग दी गई है। क्लियर है। अगला देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान प्रवृत्ति को अगर जारी रखा जाए तो 2050 तक केवल वो 4 देश कौन है जो कि सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार होंगे, तो आपका नाम होगा चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। क्लियर है। ये चारों नाम याद रखेंगे और 2050 तक कुल 24 देशों का लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लियर है। अगर हम बात करें ईपीआई 2022 में शीर्ष 3 देशों की तो इसमें नंबर 1 पर है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पर कौन है, फिनलैंड। क्लियर। और ईपीआई के लास्ट के जो 3 कंट्रीज हैं उसमें 180वें स्थान पर यानी सबसे अंतिम स्थान पर भारत है। क्लियर। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगर पूछा जाए कि ईपीआई 2020 में भारत का स्थान कौन सा था तो 168वां था और 2022 में इसका स्थान 180वां है। क्लियर। अभी आपने ऊपर देखा। अगला देखिए, अगली जो रिपोर्ट है वो है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021। क्लियर। याद रखिएगा ये 2 वार्षिक रिपोर्ट है और 24 मई 2022 को, कब, 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF के द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 को जारी किया गया। यानी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 को किसने जारी किया तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यानी WEF के द्वारा जारी किया गया। अब हम बात करेंगे ये जो रिपोर्ट है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं TTDI यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका शीर्षक क्या था, एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण। क्लियर है। और ये जो TTDI 2021 है इसमें कुल 117 देशों को शामिल किया गया है। यदि हम TTDI 2021 में टॉप 3 कंट्रीज की बात कर लें तो नंबर 1 पर जापान है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर स्पेन है। क्लियर। तो इन नामों को आप जरूर याद रखेंगे। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि TTDI 2021 में अंतिम स्थान पर यानी 117वें स्थान पर कौन सा देश है तो आपका जवाब क्या होगा, चाड। क्लियर। यदि आप TTDI 2021 में भारत की बात करें यानी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत की बात करेंगे तो भारत का स्थान कौन सा है, 54वां। क्लियर। और 2019 में जो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक आया था उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी थी, 46वीं। और 2021 में कौन सी रैंकिंग हो गई, 54वीं। अगला जो रिपोर्ट है वो है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022। याद रखिएगा ये जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है इसे 1989 से प्रकाशित किया जा रहा है। क्लियर है।
और ये किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट अर्थात IMD स्विट्जरलैंड के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, अगर हम बात करें WCR की रिपोर्ट का कि ये कौन सा संस्करण है, तो याद रखिएगा ये 34वां संस्करण है। क्लियर है? और इसमें 63 अर्थव्यवस्थाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है और 4 कारकों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और आधारभूत संरचना। क्लियर है? अगला देखिए, अगर हम बात करें WCR 2022 में टॉप 3 कंट्रीज की, तो इसमें नंबर 1 पर डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है और तीसरे नंबर पे सिंगापुर है। ये भी बात आप याद रखेंगे WCR 2022 के बारे में। याद रखिएगा ये जो WCR 2022 है, इसमें भारत ने 6 अंकों का सुधार किया है और जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 37वां है। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। यानी 2022 में भारत का स्थान 37वां है और 2021 में कौन सा था? 43वां। क्लियर है? अगला देखिए, अगली जो रिपोर्ट है वो है वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022, यानी ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहेंगे? GMR। यानी GMR जब बोला जाएगा तो आप समझेंगे वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा इस वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में कुल 110 देशों को शामिल किया गया है और न्यूनतम 40 लाख की जनसंख्या वाले देशों को ही इस रिपोर्ट में स्थान दिया गया है। क्लियर है? हालांकि यहां पर 110 देशों की सूची में जो मालदीव है, ये जनसंख्या के मापदंड को पूरा नहीं कर रहा है, फिर भी इसको शामिल किया गया है। किसको? मालदीव को। अगला देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में टॉप 3 पर कौन कौन सी कंट्रीज है, तो याद रखिएगा वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में नंबर 1 पर भारत है, दूसरे पे दक्षिण कोरिया है और तीसरे पे जापान है। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और इस रिपोर्ट में विश्व के 110 देशों में भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है। अगला देखिए, अगला जो इंडेक्स है वो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022। याद रखिएगा ये जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? WGI। क्लियर? ये इसका 12वां संस्करण है। क्लियर? और चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा इस वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स WGI 2022 को जारी किया गया। यदि आपसे यह पूछा जाए कि WGI 2022 में विश्व के 119 देशों को शामिल किया गया है, इसमें वैश्विक वयस्क जनसंख्या का कितना प्रतिशत का प्रतिनिधित्व है, तो याद रखिएगा 90% से अधिक का। क्लियर? अब जो मूल प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि WGI 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक उदार देश कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का जो सबसे उदार देश है वो कौन है? इंडोनेशिया। क्लियर? इसकी रैंकिंग कौन सी है? पहली। यानी WGI 2022 में पहली रैंकिंग है इंडोनेशिया की। इस प्रकार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। अगर उदारता में दूसरे स्थान पर बात करें तो केन्या की है और तीसरे स्थान पर USA की है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि WGI 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका जवाब होगा 57वां। क्लियर? और अंतिम 4 यहां पर देशों की लिस्ट है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम उदार देश किसकी बात हो रही है, तो कंबोडिया यहां पर 119वां स्थान इसको दिया गया है WGI 2022 में, और भारत को स्थान कौन सा है? 57वां। अगले जो रिपोर्ट है वो है सतत विकास रिपोर्ट 2022। याद रखिएगा वर्ष 2015 में, कब? 2015 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा को अंगीकृत किया गया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा गया है पूर्व में कि सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा, यानी 2030 का जो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का था, इसे कब स्वीकार किया गया? तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के द्वारा। याद रखिएगा इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 169 उप लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। कब तक के लिए? तो 2030 तक के लिए। ये 2030 तक इनको प्राप्त करना है। अगला देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो रिपोर्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2022, इसका कौन सा संस्करण है, तो याद रखिएगा 7वां संस्करण है। और इस सतत विकास रिपोर्ट 2022 का शीर्षक क्या है? तो संकट से सतत विकास तक SDG 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं 2021 में औसत SDG का जो सूचकांक स्कोर था वो कितना था? 66 था। कितना था? 66। तो याद रखेंगे 2021 में औसत SDG सूचकांक स्कोर 66 था। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि SDG सूचकांक 2022 में टॉप 3 कंट्रीज कौन है, तो इसमें नंबर 1 पर फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पे स्वीडन है। क्लियर? तो ये याद रखेंगे फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन है, ये SDG सूचकांक 2022 में टॉप 3 कंट्रीज हैं। यदि सबसे निचले स्थान की बात करें तो इसमें सबसे निचला स्थान है दक्षिण सूडान का, इसका 163वां स्थान है। अगर हम भारत की बात करें तो याद रखिएगा कुल 163 देशों में भारत का जो स्थान है वो है 121वां। कौन सा स्थान है? 121वां। और जो भारत का समग्र स्कोर दिया गया है वो 60.32 है। क्लियर? यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भारत को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और उस श्रेणी में जो वर्गीकृत है उसमें कितने स्कोर के लोग होते हैं। तो याद रखिएगा भारत को निम्न SDG प्रतिबद्धता यानी लो SDG कमिटमेंट की श्रेणी में शामिल किया गया है और ये 40 से 50 के रूप में वर्गीकृत है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि
ये जो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंक विगत 3 वर्षों में क्या हुई है? तो याद रखिएगा विगत 3 वर्षों में इसमें गिरावट आई है। स्टेटमेंट टाइप में आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखिए। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत एसडीजी 13, एसडीजी 13 का मतलब जलवायु कार्रवाई, और एसडीजी 12 यानी संवहनी उपयोग, उपभोग और उत्पादन, इसको प्राप्त कर चुका है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत एसडीजी 13 यानी जलवायु कार्रवाई और एसडीजी 12 यानी संवहनी उपभोग और उत्पादन को प्राप्त कर चुका है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वो 2 देश ऐसे कौन हैं जिन्होंने 2015 के बाद एसडीजी पर सबसे अधिक प्रगति की है, तो याद रखिएगा उनका नाम है बांग्लादेश और कंबोडिया। क्लियर है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यूएन हैबिटेट ये मानव बस्ती और सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, और यूएन हैबिटेट की स्थापना 1976 में कनाडा के वैंकूवर में मानव बस्तियों पर आयोजित होने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1978 में की गई थी। और याद रखिएगा यूएन हैबिटेट का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। क्लियर? अब आते हैं मूल बात पर कि यूएन हैबिटेट ने विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 में शहरों के भविष्य की परिकल्पना शीर्षक के साथ अपनी रिपोर्ट को जारी किया। यानी ये जो विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 आई, इसका शीर्षक क्या था? शहरों के भविष्य की परिकल्पना। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई? यूएन हैबिटेट के द्वारा। याद रखिएगा ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सत्र के दौरान जारी किया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि जो वर्ल्ड अर्बन फोरम का 11वां सत्र हुआ ये कब और कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा ये 26 से 30 जून 2022 के बीच पोलैंड के केटोविस नामक शहर में हुआ था। तो याद रखेंगे वर्ल्ड अर्बन फोरम का जो आयोजन है ये पोलैंड के केटोविस नामक शहर में जून 2022 में हुआ था। याद रखिएगा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के तहत सतत विकास लक्ष्य 11 सतत शहर और समुदाय के अनुरूप है, जिसमें कहा गया कि शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला व टिकाऊ बनाना है। क्लियर है? यानी ये किस सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत आएगा? 11 के अंतर्गत। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2035 तक भारत की जो शहरी आबादी है वो कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन होने का अनुमान। ये बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा कि जो 675 मिलियन पॉपुलेशन, शहरी पॉपुलेशन होने का अनुमान है वो कब तक है? 2035 तक। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 2035 तक भारत में शहरी क्षेत्र में होने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो यहां रहने वाले लोगों की जनसंख्या का 43.2% लोग शहरी क्षेत्र में रहेंगे। कब तक? 2035 तक। क्लियर? और 2021 में जो वैश्विक शहरी आबादी है वो 56% थी, वो 2050 तक बढ़कर 68% होने का अनुमान है। ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला जो है वो है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जो सबसे पहला है वो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। याद रखिएगा ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है इसका आयोजन भारत ने किया था। क्लियर है? और कब किया था? 12 से 13 जनवरी 2023 के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो समिट हुआ इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाना। क्लियर है? अब अगर पूछा जाए कि इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, तो याद रखिएगा इसका केंद्रीय विषय था आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। क्लियर है? आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि जो सम्मेलन का आयोजन था इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई पहलों की भी घोषणा की गई। जैसे इसमें है आरोग्य मैत्री, दूसरा है वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र, तीसरा है वैश्विक दक्षिण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल, चौथा है वैश्विक दक्षिण युवा राजनीतिक मंच, और पांचवा है वैश्विक दक्षिण छात्रवृत्ति। क्लियर है? तो ये नए इनिशिएटिव इस सम्मेलन के दौरान लिए गए। अगर आपसे पूछा जाए कि आरोग्य मैत्री परियोजना का संबंध किससे है, तो आपका जवाब क्या होगा? भारत प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सीय आपूर्ति उपलब्ध कराएगा। किस परियोजना के तहत? तो आरोग्य मैत्री के तहत। क्लियर? तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कट आप याद रखेंगे। अगला जो सम्मेलन है वो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन अर्थात COP15। याद रखिएगा ये जो COP15 के सेकंड पार्ट का आयोजन है ये 7 से 19 दिसंबर 2022 के बीच कहां पर आयोजित किया गया? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। क्लियर है? याद रखिएगा ये COP15 के सेकंड चरण का जो आयोजन है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। अगर बात की जाए इसके पहले चरण की, तो याद रखिएगा इसके पहले चरण की मेजबानी चीन ने की थी, और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो इसका आयोजन 1 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच वर्चुअल माध्यम से हुआ था। क्लियर? COP15 के पहले चरण की बात हो रही है। याद रखिएगा दिसंबर 2022 में जो COP15 का दूसरा चरण हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की? चीन ने की। और इस सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को किस सम्मेलन के दौरान एक्सेप्ट किया गया? तो COP15 के दूसरे चरण के दौरान, जिसकी अध्यक्षता चीन ने की, और इसका आयोजन दिसंबर 2022 में हुआ था। क्लियर?
अगर हम ये कहते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? जीबीएफ। क्लियर? और ये जो जीबीएफ है, इसके 4 उद्देश्य हैं, 23 लक्ष्य है, और इसे कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? 2030 तक। क्लियर है? अब 2030 तक के जो इसके लक्ष्य है, उनको आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता नहीं है। यहां पर एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है कि जो 2024 में कॉप 16 का आयोजन होगा, वो कहां पर होगा? तुर्की में। यह बात याद रखिएगा कि कॉप 16 का आयोजन 2024 में तुर्की में होगा। क्लियर? अगर हम बात करें जैव विविधता अभिसमय की, क्लियर, तो याद रखिएगा ये जो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय है, इसको औपचारिक रूप से जैव विविधता अभिसमय के रूप में जाना जाता है। और यह अभिसमय लागू कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1993 को। यह बात याद रखिएगा। अगर हम बात करें सीबीडी की, तो सीबीडी का मतलब क्या है? सीबीडी जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्लियर? और यह अपने हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। यह भी बात ध्यान रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि सीबीडी का सचिवालय कहां पर है, तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में, जहां पर इसका आयोजन किया गया था चीन की अध्यक्षता में। दूसरी बात, ये जो सीबीडी है, वर्तमान में 196 देश इसके पक्षकार हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितने देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए, तो आपका जवाब होगा 168। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन सिटी जो है, ये सीबीडी के पक्षकार नहीं है। अगर भारत के संदर्भ की बात करें, तो 19 मई 1994 को भारत सीबीडी का एक पक्षकार है। क्लियर? यानी 19 मई 1994 को सीबीडी का पक्षकार बना भारत। अगला देखिए, अगला जो सम्मेलन है वो है G20 शिखर सम्मेलन 2022। देखिए, जो G20 शिखर सम्मेलन 2022 है, इसका आयोजन 15 से 16 नवंबर 2022 के बीच हुआ। और यह आयोजन कहां पर हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। कहां पर? बाली, इंडोनेशिया में। और यह किस क्रम का संस्करण था? तो यह 17वां शिखर सम्मेलन था। यानी जो G20 का शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ, यह 17वां शिखर सम्मेलन था, जो कि बाली, इंडोनेशिया में हुआ। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया की अध्यक्षता में जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ, इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये याद रखेंगे, ये 17वें G20 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था। इस शिखर सम्मेलन में 3 अंतर संबंध स्तंभों पर यह केंद्रित रहा। अगर इन 3 अंतर संबंध स्तंभों की बात करें, तो उसमें पहला था वैश्विक स्वास्थ्य और संरचना, दूसरा था सतत ऊर्जा संक्रमण, और तीसरा था डिजिटल रूपांतरण। G20 के 17वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और इस सम्मेलन में भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत थे। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में कब अपनी सहभागिता की, तो याद रखिएगा इसी G20 के सम्मेलन में, जिसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में हुआ, इसी में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट अर्थात मैक में भारत शामिल हुआ था। क्लियर? याद रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह मैक क्या है, तो याद रखेंगे मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ये एक इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त पहल है। तो यहां से भी पूछा जा सकता है कि ये जो मैक है, ये किसकी संयुक्त पहल है? तो इंडोनेशिया और यूएई की। अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें, तो ये जो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है, इसे नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था। ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत G20 की अध्यक्षता किस ड्यूरेशन तक करेगा, तो वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की। आप सभी को पता है कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो ये क्रम भी याद रखेंगे कि ये जो अध्यक्षता हो रही है भारत में, ये 18वें क्रम का G20 शिखर सम्मेलन है। और कब होगा आयोजन? 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए कि भारत की G20 अध्यक्षता की जो केंद्रीय विषय है वो किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा ये वसुधैव कुटुंबकम, या आप ये कह सकते हैं एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य के केंद्रीय विषय पर आधारित है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि G20 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 में, इसका लोगो किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा इसके लोगो में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों जैसे केसरिया, सफेद, हरा और नीला से इसे प्रेरित रखा गया है। साथ ही साथ जो G20 का लोगो है, इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है। क्लियर? जो कि चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करती है। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो G20 की अध्यक्षता है, ये अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक है। अब ये प्रश्न उठेगा कि ये अमृतकाल क्या है, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर स्वतंत्रता की जो 100वीं वर्षगांठ है, ये जो बीच का 25 साल का ड्यूरेशन है, इसी को अमृतकाल कहा गया। क्लियर? और ये जो G20 का लोगो है, इसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। क्लियर? आपने लोगो को कई बार देखा भी होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस G20 में कौन कौन से देश आमंत्रित अतिथि देश होंगे, तो यहां पर ध्यान रखिएगा बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान,
सिंगापुर, स्पेन और यूएई, ये सभी अतिथि देश के तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में भारत में आएंगे। क्लियर? अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में G20 की बैठक किन 4 जगहों पर होगी, यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो आपका जवाब होगा लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा। क्लियर? याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा आगरा में 11 से 12 फरवरी 2023 के बीच। क्लियर? यानी G20 इंपावर इंसेप्शन मीटिंग जो है ये कहां पर हुई, तो ये आगरा में हुई 11 से 12 फरवरी 2023 के बीच। क्लियर? अगला देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत की G20 की अध्यक्षता में जो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई, ये कहां पर हुई, तो याद रखिएगा डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 के बीच लखनऊ में आयोजित हुई। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत G20 ट्रोइका का हिस्सा है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि G20 ट्रोइका का हिस्सा में कौन कौन है, तो G20 ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है। यह भी महत्वपूर्ण है, यानी G20 ट्रोइका में 3 विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। कौन कौन? इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। देखिए, ये जो इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील G20 ट्रोइका है, ये क्या है मतलब इसका? देखिए, G20 की 2022 में अध्यक्षता किसने की? इंडोनेशिया। उनसे अध्यक्षता किसने ली? भारत ने। और आगे अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील। इसी से ये G20 ट्रोइका का निर्माण होता है। क्लियर? अब देखिए, अगर पूछा जाए कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा, तो देखिए ब्राजील में। क्लियर? और 2025 में कहां पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर? तो ये बात आप क्लियर कट याद रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर देखिए G20 के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं। अगर पूछा जाए कि G20 की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में। कब? 1999 में G20 की स्थापना हुई। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। इसको मिलाकर कुल संख्या होती है 20। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो 19 सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके नाम यहां पर एक बार जरूर आप सुन लीजिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो G20 के सदस्य देश हैं ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का योगदान करते हैं, तो आपका जवाब होगा 85% का। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत का योगदान है, तो आपका जवाब होगा 75%। और अगर पूछा जाए कि विश्व की जनसंख्या में इनका कितने का योगदान है, तो 2/3 जनसंख्या का योगदान ये G20 समूह सदस्य के देश करते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला है G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। याद रखिएगा, ये जो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस है, इसका शिखर सम्मेलन जो है वो अगस्त 2023 में बेंगलुरु में प्रस्तावित है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो सम्मेलन है वो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022, यानी COP27 की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, COP27 का आयोजन 6 से 20 नवंबर 2022 के बीच शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। यदि आपसे COP26 के बारे में पूछा जाए, तो याद रखिएगा इसका आयोजन 2021 में ग्लासगो यूके में हुआ था। क्लियर है? अगर पूछा जाए कि COP27 में भारत ने किस विषय वस्तु पर एक पेवेलियन स्थापित किया था, तो वो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में मिशन लाइफ को लॉन्च किया था। और याद रखिएगा 2021 में COP26 में प्रधानमंत्री ने लाइफ की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। क्लियर? यानी अगर पूछा जाए कि COP26 ये पूछा जाए कि लाइफ की अवधारणा किसमें प्रस्तुत किया गया, तो COP26 में, जिसका आयोजन 2021 में हुआ था। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि मिशन लाइफ क्या है, तो ये वैश्विक जन आंदोलन है जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करेगा। और जो मिशन लाइफ है इसकी अवधि कब तक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2022 से लेकर 2028 तक। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि COP28 का आयोजन कब और कहां होगा, तो याद रखिएगा 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। किसका? COP28 का। अगला जो सम्मेलन है वो है 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा, ये जो 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन है ये 16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। क्लियर? यानी जो 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन है, एससीओ का मतलब संघाई सहयोग संगठन, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो 22वीं बैठक है वो समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। और इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। क्लियर? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि संघाई सहयोग संगठन के सचिवालय और UNESCO के मध्य
कितनी अवधि के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो याद रखिएगा 2023 से 2027 की बीच की अवधि के लिए संघाई सहयोग संगठन के सचिवालय और यूएनईएसओ के बीच में हस्ताक्षर हुए। एक बात और याद रखिएगा कि वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसे 2022-23 में संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया। एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित होने वाला यह वाराणसी पहला शहर है। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष है। यानी एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के अध्यक्ष कौन है? भारत है। और यह पहला अवसर है जब भारत एससीओ का अध्यक्ष बना है। और भारत सितंबर 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए एससीओ का अध्यक्ष है। क्लियर? यानी वो वर्तमान में भी एससीओ का अध्यक्ष है। यही ऊपर अभी बात हो रही है। अगर पूछा जाए कि भारत द्वारा एससीओ की अध्यक्षता का केंद्रीय विषय क्या है, यानी केंद्रीय थीम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। क्या है? टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। इस थीम के साथ भारत एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। क्लियर है? अगला देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में कहां होगा, तब आप इसका सीधा जवाब दे लेंगे भारत में, क्योंकि यह भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। और याद रखिएगा, पूछा जाए कि एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कब और कहां हुई, तो याद रखिएगा भारत में हुई। और कब हुई? 17 से 18 मार्च 2023 के बीच। अगर हम बात कर लें एससीओ की, तो याद रखिएगा एससीओ 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है और एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुई थी। इसमें 8 सदस्य हैं। कौन कौन? चीन है, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्लियर? तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इच्छुक एससीओ के 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। क्लियर? और 6 संवाद भागीदार हैं। कौन कौन? आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। तो ये जो 4 पर्यवेक्षक हैं और 6 संवाद भागीदार हैं, इनके नाम आप बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि एससीओ शिखर सम्मेलन वो कौन सा था जिसमें पूर्ण सदस्यता मिली थी भारत को, तो याद रखिएगा 2017 में आस्ताना जो कि कजाकिस्तान में है, इसमें जो एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भारत को पूर्ण सदस्यता मिली थी। क्लियर? ये भी फैक्ट कई बार पूछ दिया जाता है। अगला जो सम्मेलन है वो है पहला I2U2 शिखर सम्मेलन। देखिए I2 का मतलब क्या है? एक I फॉर है इंडिया, दूसरे I का मतलब है इजराइल, पहले U का मतलब है यूएई और दूसरे U का मतलब है यूएसए। क्लियर? तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्लियर हो गया। याद रखिएगा 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह के जो शासनाध्यक्ष हैं, इनका पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया गया। क्लियर? और प्रथम I2U2 शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर इसका मेन फोकस रहा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला के विकास के लिए किसने निवेश की घोषणा की है, तो वो जवाब होगा यूएई निवेश करेगा। और कितने की? 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। याद रखिएगा कि 2023 में UNFCCC के COP28 का आयोजन कहां पर होगा? यूएई में। क्लियर? अगर पूछा जाए कि I2U2 समूह ने गुजरात के द्वारका में किस परियोजना को समर्थन को घोषणा की है, तो हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के समर्थन को मंजूरी दी है। इस परियोजना में 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता इसमें शामिल है। क्लियर? और याद रखिएगा ये जो परियोजना है ये भारत के 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए मददगार होगी। यानी भारत ने यह डिसाइड किया है कि वो 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता हासिल कर लेगा। क्लियर? यहां पर देखिए I2U2 समूह के बारे में दिया है। अब इस पर चर्चा हो गई कि 4 देश हैं, एक I फॉर इंडिया, दूसरे I फॉर इजराइल, पहले U का मतलब यूएसए और दूसरे U का मतलब यूएई है। क्लियर? और 18 अक्टूबर 2021 को इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ये इस समूह की परिकल्पना रखी गई थी। क्लियर? अगला जो सम्मेलन है वो है 48वां G7 शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा ये जो 48वां G7 शिखर सम्मेलन है ये 26 से 28 जून 2022 के बीच हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो 48वां कौन सा है? 48वां G7 शिखर सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जर्मनी ने। और आयोजन कब हुआ था? 2022 में। यानी 48वां G7 शिखर सम्मेलन जो कि 2022 में हुआ जून में, इसकी अध्यक्षता जर्मनी ने की थी। क्लियर? अगर पूछा जाए कि ये जो जर्मनी ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2022 में की, जिसका क्रम 48वां था, तो कुल कितने बार G7 समूह की अध्यक्षता जर्मनी ने की है? तो ये 7वां चांस था जब जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता की। क्लियर? अगर हम बात करें कि G7 शिखर सम्मेलन में जो ये G7 के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, ये किस किस देश से संबंधित हैं, यानी इनके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसमें जर्मनी,
फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये इसमें शामिल है। क्लियर? इसके अतिरिक्त अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो G7 शिखर सम्मेलन 2022 था, इसमें भागीदार देश यानी पार्टनर कंट्रीज के रूप में कौन शामिल था, तो इसमें अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन एज ए पार्टनर कंट्रीज इसमें जर्मनी में आए थे। याद रखिएगा, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो G7 शिखर सम्मेलन जो 2022 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जर्मनी ने की थी, यह किस केंद्रीय विषय पर आधारित था, तो आपका जवाब क्या होगा? प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड। क्लियर है? तो यह भी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि G7 शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान जलवायु संकट की वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए खुला और सहयोगी जो क्लब बना, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था क्लाइमेट क्लब। यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि क्लाइमेट क्लब का ये जो स्थापना हुई या इसकी स्थापना पर जो सहमति बनी वो किस सम्मेलन के दौरान, तो G7 शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी की स्थापना की भी रूपरेखा इसी G20 शिखर सम्मेलन 2022 में की गई और इसमें सहयोग कौन करेगा? विश्व बैंक। क्लियर है? अगर आपसे यह पूछा जाए कि 2023 के लिए G7 की अध्यक्षता किसको प्रदान की गई, तो जापान को। क्लियर है? और जो 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 है, यह कहां पर होगा? हिरोशिमा, जापान में। कब? 19 से 21 मई 2023 के बीच। इतनी बातें आप सम्मेलन से जरूर याद रखेंगे, यहां से निश्चित रूप से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो है वो है अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन। अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन में जो सबसे पहला है वो है नेपाल के राष्ट्रपति का चुनाव, और इस सेक्शन से भी आपको एक प्रश्न निश्चित तौर पर मिलेगा। तो याद रखिएगा, नेपाल में जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो नेपाली कांग्रेस पार्टी के हैं और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। यानी रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति हैं जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। और याद रखिएगा, वो नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। ये जो तीसरा क्रम है वो कब से है? 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद जो तीसरे क्रम के राष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे? रामचंद्र पौडेल। क्लियर? अगर इनके साथ साथ जो उपराष्ट्रपति बने उनका नाम देख लें तो याद रखिएगा, नेपाल के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जनता समाजवादी पार्टी यानी JSP के हैं और उनका नाम है राम सहाय प्रसाद यादव। तो ये भी याद रखेंगे कि नेपाल के उपराष्ट्रपति का नाम राम सहाय प्रसाद यादव है। अगला जो चुनाव है वो है वियतनाम में राष्ट्रपति का चुनाव। याद रखिएगा, वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका सीधा नाम आप याद रखेंगे, क्या है? वो वैन थुओंग। क्या नाम है? वो वैन थुओंग। क्लियर? ये याद रखेंगे, ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने। अगला जो है वो है सी जिनपिंग के बारे में, जो कि चीन के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं और ये तीसरी बार ऐसा है कि सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगला है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो याद रखिएगा, 2023 में जो नाइजीरिया में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उस चुनाव को जीता किसने? तो उनका नाम है बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू। क्या नाम है? बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू। ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 29 मई 2023 को ये जो टिनुबू हैं ये पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद बुहारी। क्लियर? ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इक्वेटोरियल गिनी में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है मैनुएला रोकाबोटे। क्या नाम है? मैनुएला रोकाबोटे। ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री है, मैनुएला रोकाबोटे। अगला देखिए, अगला है बांग्लादेश में राष्ट्रपति का चुनाव 2023। याद रखिएगा, बांग्लादेश में 22वें राष्ट्रपति के तौर पर मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू निर्वाचित हुए। यानी बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन होंगे? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। क्लियर? ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला है साइप्रस के राष्ट्रपति चुनाव 2023 के संदर्भ में। याद रखिएगा, जो साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। क्या नाम है? निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए। अगला है चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव। तो याद रखिएगा, चेक गणराज्य के जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2023 में, इसमें किसने जीत हासिल की? तो याद रखिएगा, इसमें जीत हासिल की है पेट्रा पावेल ने। किसने? पेट्रा पावेल। तो याद रखेंगे, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति होंगे पेट्रा पावेल। अगला देखिए, अगला है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, ये जो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्रिस हिपकिंस। क्या नाम है? क्रिस हिपकिंस। और ये न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री हैं। क्लियर? और याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में जब जेसिंडा आर्डर्न ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था तो उसके बाद न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और क्रिस हिपकिंस जो है वो न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री चुने। क्लियर? अगला देखिए, अगला है नेपाल के नए प्रधानमंत्री। याद रखिएगा,
26 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली। क्लियर है? और आप सभी को पता है कि ये जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है ये सीपीएन माओवादी दल के नेता हैं। किसके? सीपीएन माओवादी दल के। अगला है आयरलैंड के प्रधानमंत्री का चुनाव 2022। याद रखिएगा, आयरलैंड में जो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ इसमें प्रधानमंत्री कौन बने? लियो बराडकर। यानी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? लियो बराडकर। और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। किसका? लियो बराडकर का। और आयरलैंड के प्रधानमंत्री परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि याद रखिएगा ये जो लियो बराडकर साहब हैं ये भारतीय मूल के हैं और भारत में कहां के हैं? महाराष्ट्र के। कहां के हैं? महाराष्ट्र के। इसलिए याद रखिएगा लियो बराडकर ये भारतीय मूल के हैं और कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं? तो याद रखिएगा आपका जवाब होगा आयरलैंड के और उनका नाम क्या है? लियो बराडकर। और कहां के हैं? महाराष्ट्र के। याद रखिएगा इस बात को। अगला है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? डीना बोलुआर्टे। क्या नाम है? डीना बोलुआर्टे। ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्लियर? ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके पहले वो देश की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थी। ठीक है, अब वो क्या हो गई है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। क्या नाम है? डीना बोलुआर्टे। अगला है फिजी का आम चुनाव 2022। याद रखिएगा ये जो फिजी में आम चुनाव हुआ 2022 में, इसमें पीपुल्स अलायंस पार्टी के नेता सितिवेनी राबुका प्रधानमंत्री पद को इन्होंने ग्रहण किया। यानी फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सितिवेनी राबुका। क्लियर है? याद रखेंगे सितिवेनी राबुका। अगला है मलेशिया आम चुनाव 2022। याद रखिएगा मलेशिया के नए जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? अनवर इब्राहिम। क्या नाम है? अनवर इब्राहिम। ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं 24 नवंबर 2022 को। याद रखिएगा। अगला जो है वो है स्लोवेनिया के राष्ट्रपति चुनाव 2022। याद रखिएगा स्लोवेनिया के जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए वो कौन है? नताशा पिर्क मुसर। क्या नाम है? नताशा पिर्क मुसर। याद रखिएगा ये जो स्लोवेनिया के राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर हैं ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। क्लियर? यानी स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नताशा पिर्क मुसर। कब बनी? 13 नवंबर 2022 को। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है डेनमार्क में आम चुनाव 2022। याद रखिएगा डेनमार्क में जो आम चुनाव हुआ उसके बाद 15 दिसंबर 2022 को जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया वो किसने किया? वो किया मेटे फ्रेडरिक्सन ने। किसने? मेटे फ्रेडरिक्सन ने। क्लियर? और ये जो मेटे फ्रेडरिक्सन है जिन्होंने डेनमार्क में प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया ये किस पार्टी से संबंधित है? सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे और ये इनका प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल है। अगला देखिए, अगला है इजराइल विधायी चुनाव 2022। याद रखिएगा 1 नवंबर 2022 को इजराइल में चुनाव संपन्न हुआ और इस चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को सर्वाधिक सीटें मिली 32। और ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है ये किस पार्टी के हैं? तो याद रखिएगा लिकुड पार्टी के। किस पार्टी के? लिकुड पार्टी के। क्लियर? और ये वहां पर इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने यायर लेपिड का स्थान लिया। अगला जो है वो है ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2022 को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया है। तो याद रखेंगे ऋषि सुनक किस पार्टी के हैं? कंजर्वेटिव पार्टी के। क्लियर? और वो भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश और हिंदू प्रधानमंत्री हैं। अगला है ब्राजील आम चुनाव 2022। याद रखिएगा अक्टूबर 2022 में ब्राजील में चुनाव हुआ और इसके बाद जो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। यानी जो ब्राजील के नए राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। क्लियर? ये भी याद रखेंगे। अगला है कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव। याद रखिएगा 7 अगस्त 2022 को कोलंबिया में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद इन्होंने पद ग्रहण किया। उनका नाम क्या है? गुस्ताव पेट्रो। यानी जो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? गुस्ताव पेट्रो। क्लियर? और याद रखिएगा ये जो गुस्ताव पेट्रो हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति ये पहले राष्ट्रपति बनने वाले पहले वामपंथी नेता है। क्लियर? ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार यहां पर ये अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां थी वो कंप्लीट हुई। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। अगला है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। याद रखिएगा ये जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये कहां पर आया था? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। क्लियर? 11 मार्च 2023 को। याद रखिएगा ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या नाम है? माउंट मेरापी, जो कि प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। क्लियर? और इसकी ऊंचाई 2911 मीटर है और ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज्योग्राफी के सेक्शन से कोरिलेट करके जरूर देखेंगे। अगला है चक्रवात फ्रेडी। याद रखिएगा ये जो चक्रवात फ्रेडी है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये 21 फरवरी 2023 को पहली बार मेडागास्कर जो कि अफ्रीका में है इसके तट पर लैंडफॉल किया है। क्लियर? यानी जो चक्रवात फ्रेडी है ये कहां पर लैंडफॉल किया? पहली बार मेडागास्कर में, अफ्रीका में। याद रखिएगा ये जो चक्रवात फ्रेडी है इसका प्रभाव
मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया और रीयूनियन द्वीप पर भी देखा गया। क्लियर है? और ये जो फ्रेडी चक्रवात था ये किस तट पर विकसित हुआ? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? अगला देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस चक्रवात का नाम फ्रेडी किसने रखा, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने फ्रेडी नाम इसको दिया है। अगला जो है वो है चक्रवात गैब्रियल। याद रखिएगा ये जो चक्रवात गैब्रियल है ये न्यूजीलैंड में लैंडफॉल किया कब? 11 फरवरी 2023 को। और ये जो चक्रवात गैब्रियल है ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो न्यूजीलैंड में उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया। और याद रखिएगा अगर आपसे ये पूछा जाए कि चक्रवात गैब्रियल का नामकरण किसने किया, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के द्वारा। क्लियर? अगर हम श्रेणी वाइज देखें तो ये गंभीर श्रेणी 3 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अगला जो है पूछा जा रहा है कि इस चक्रवात के बाद न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो आपसे ये प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि वो कौन सा चक्रवात है जिसके बाद न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, तो वह चक्रवात गैब्रियल। या ये भी पूछा जा सकता है कि उस देश का नाम बताइए जहां पर हाल ही में आए चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, तो उसका नाम क्या है? न्यूजीलैंड। और नाम क्या है चक्रवात का? चक्रवात गैब्रियल। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड के इतिहास में आपात का यह तीसरी उद्घोषणा रही है। अगला है तुर्की और सीरिया में भूकंप आया। याद रखिएगा यह भूकंप 6 फरवरी 2023 को आया और इसकी तीव्रता 7.8 की थी, अर्थात यह अति गंभीर भूकंप था। अगर बात किया जाए कि इसके एपिसेंटर की, तो इसका एपिसेंटर दक्षिण मध्य तुर्की में एक शहर है जिसका नाम है गाजियान्टेप। यहां पर इसका एपिसेंटर था तुर्की और सीरिया में आए भूकंप का। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर देखिए एक प्रश्न सीधा बन सकता है कि जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था यहां पर बचाव राहत कार्य के लिए जो भारत सरकार ने अभियान चलाया, इस अभियान का नाम क्या था? तो याद रखिएगा इसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। और जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे उनकी पहचान के लिए भारत ने गरुड़ एयरोस्पेस के ड्रोन जिसका नाम क्या है? द्रोणी, इसका इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया। क्लियर? तो ये अगर पूछा जाए कि द्रोणी क्या है, अगर मान लीजिए यहीं से एक प्रश्न ले लिया जाए कि द्रोणी क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये गरुड़ एयरोस्पेस का ड्रोन है। क्लियर? जो कि ऑपरेशन दोस्त के दौरान प्रयोग में लाया गया था। भारत सरकार ने जो राहत सामग्री पहुंचाई या जो राष्ट्रीय रक्षा प्रतिक्रिया बल गए वो किस विमान के तहत गए? तो याद रखिएगा वो C-17 ग्लोब मास्टर 3rd विमान के सहारे गए। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन गंगा के बारे में, तो आपका जवाब क्या होगा कि रूस और यूक्रेन के आक्रमण के दौरान भारत के पड़ोसी देशों से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया भारत के द्वारा, यानी कहां के पड़ोसी देशों से? यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीय को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो क्या था? ऑपरेशन गंगा। क्लियर? तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे आप। अगला है जोशीमठ भू धसाव। देखिए जोशीमठ के संदर्भ में जो वहां पर भू धसाव हुआ उसमें एक इसरो ने रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने बताया कि जो भू धसाव था वो 5.4 सेंटीमीटर का था। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो जोशीमठ है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में एक छोटा सा शहर है। क्लियर? और ये जो जोशीमठ है ये किस भूकंप जोन में आता है? ये यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा ये भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। क्लियर? अगला जो चक्रवात है वो है चक्रवात मेंडस। याद रखिएगा ये जो चक्रवात मेंडस है ये 9 दिसंबर 2022 को भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये जो मेंडस है ये टकराया था। यदि पूछा जाए कि ये जो चक्रवात मेंडस है इसका लैंडफॉल क्षेत्र कहां था, तो ये मामल्लपुरम तमिलनाडु में इसका लैंडफॉल क्षेत्र था। और भारत के मौसम विज्ञान ने इस तूफान को बहुत गंभीर चक्रवात बताया। किसको? चक्रवात मेंडस को। अगर पूछा जाए कि ये जो चक्रवात मेंडस था इसका नामकरण किसने किया, यहीं से प्रश्न बनने की संभावना है। तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात ने चक्रवात मेंडस का नामकरण किया था। और ये जो चक्रवात मेंडस है इसका अरबी भाषा में जो अर्थ होता है वो क्या होता है? खजाने का पिटारा। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो चक्रवात है वो है सितरंग चक्रवात। याद रखिएगा 24 अक्टूबर 2022 को चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश के दक्षिणी भूभाग में लैंडफॉल किया था। याद रखिएगा ये जो सितरंग चक्रवात है इसने बांग्लादेश के अलावा भारत को भी प्रभावित किया। और यदि हम भारत के पर्टिकुलर राज्यों की बात कर लें तो ये पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय को प्रभावित किया था। किसने? चक्रवात सितरंग ने। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि चक्रवात सितरंग का नामकरण किसने किया था, तो आपका जवाब क्या होगा? थाईलैंड ने। क्लियर है? और जो सितरंग है ये एक थाई सरनेम है। क्लियर है? ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला है स्पंज विरंजन। याद रखिएगा जून 2022 में न्यूजीलैंड के दक्षिण समुद्री तट पर स्पंज विरंजन की घटना देखी गई। यानी जो स्पंज विरंजन की घटना कहां देखी गई? न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्री तट पर। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि ये जो स्पंज विरंजन है ये क्या है? तो याद रखिएगा समुद्री स्पंज जो है ये घने और संरंध्र युक्त जो है जली जीव होते हैं और स्पंज जल की बड़ी मात्रा को शुद्ध कर सकते हैं। क्लियर? और जिस प्रकार प्रवाल है वो उसी प्रकार स्पंज को भी अधिक तापमान के कारण विरंजन का खतरा होता है। क्लियर? तो याद रखेंगे
ये जो स्पंज विरंजन है, ये घटना कहां पर घटी? न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्री तट पर। क्लियर है? तो इतनी बातें आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार जो आर्थिक घटनाक्रम था वो यहां पर आपका कंप्लीट हो गया। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।